हेलो, हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे इमिग्रेशन लाइव प्रोग्राम का नया एपिसोड लेके और बेसिकली इस प्रोग्राम में हम लोग उन कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे जो आगे जाके जिनका पीआर में स्कोप बहुत अच्छा स्कोप है और उन कोर्सेज़ के बारे में बहुत कम बात करी गई है। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैडम नवन का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। वेलकम मैम। ਹੈਲੋ एवरीवन, थैंक्स ਨਵਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਾइव सेशन का मोटिव ये है कि आप कौन से कोर्सेज इंपॉर्टेंट है पीआर पाथवे के लिए या आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कौन सा कोर्स हमें चूज करना चाहिए कि जो हमें आगे हेल्पफुल हो। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज डिस्कस करूंगी जो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं जो अगर वो खुद भी रिसर्च कर रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं उनको एक दो कोर्सेज के ही ऑप्शन समझ आते हैं कि चलो ये कर लेते हैं, ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, इसकी फीस इतनी है, क्योंकि कोर्सेज के ऑप्शंस काफ़ी हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म 2 years के कोर्सेज भी देखें बिसाइड एमबीए या फिर बैचलर्स। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें जो भी हमारे व्यूज़ हैं उनको ये बात बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम लोग जो नया स्टूडेंट जिनका इंडिया से वीज़ा लगता है वो जो बहुत सारे माइग्रेशन एजेंट होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए जो कोर्सेज में उनको ज़्यादा इन सॉर्ट ऑफ ज़्यादा उनका बेनिफिट हो रहा है और जो स्टेट्स में उनको स्टूडेंट भेजने का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, लिंक्स ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो होते हैं उसमें इग्नोर हो जाते हैं। तो बेसिकली यही रीज़न होता है जो स्टूडेंट इंडिया से अलग कोर्स लेके आता है और यहाँ पे आके उसको कोर्स चेंज करना पड़ जाता है। मैं इसी में एक एग्जांपल डिस्कस करूंगी। हमारे पास काफी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग किया हुआ था। अभी काफी इंक्वायरीज आई थी और उनका आउटपुट ये था कि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता था, क्योंकि वो इंडिया से ऐसा कोर्स लेके आए थे। क्या था कि उन्होंने डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग किया हुआ था इंडिया में और वहाँ पर जो भी एजेंट होगा उन्होंने यहाँ पर उनको ग्रेजुएट डिप्लोमा लेकर भेज दिया। तो वो ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 years का कोर्स है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, उनका ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया। ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद ना कोई पीआर का ऑप्शन है, ना ही कोई 485 का ऑप्शन है, ठीक है। और क्योंकि वो डिप्लोमा करके आए थे उनके पास बैचलर्स नहीं थी तो मास्टर्स का ऑप्शन भी नहीं था उनके पास। तो काफी वो स्टूडेंट्स थे कि उनके लिए अब रिस्की था कि अब वो सिर्फ बैचलर्स ही कर सकते थे। ग्रेजुएट डिप्लोमा एक मास्टर लेवल का कोर्स है, तो वही है कि आप रिस्क में आगे अगर नया वीजा डाल रहे हो बैचलर्स के बेसिस पे, ऑफिसर्स ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि आप पढ़ने तो ग्रेजुएट डिप्लोमा आए थे, वो खत्म करके बैचलर ऑफ नर्सिंग का क्या लिंक बनता है। तो इसलिए अगर आप कोर्स जो भी चूज कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या आउटकम होगा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता। अगर हम लोग यहाँ पे मास्टर्स में आते हैं और मास्टर्स करने के बाद अगर हम लोग डिग्री या लेवल डाउन करते हैं अपनी स्टडीज़ का, या कोई भी जैसे वोकेशनल कोर्सेज, कमर्शियल कुकरी वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो सीधा सीधा जो उनके वीज़े की जो कंडीशन ब्रीच होती है और वो एजेंट का तो वीज़ा लग गया, उसने तो अपना काम कर दिया, तो कहाँ पे आगे ऑस्ट्रेलिया में आके अगर आप उसकी कंडीशन ब्रीच करते हो तो जो भी सिनारियो, जो भी चीज़ें होती है वो आपको भुगतना पड़ सकता है उस चीज़ को लेके। क्योंकि ये इंडिया में क्या है, आप एजेंट के पास जा रहे हो, अगर आपने बैचलर्स की हुई है वो आपको ऑप्शन देंगे मास्टर्स का, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है वीज़ा आ जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ के स्ट्रगल करते हैं, मास्टर्स की स्टडी उनको हार्ड लगती है, फीस को बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होता है उनके पास, फिर दोबारा एजेंट पे जाएंगे। कई बार क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो सीओई कैंसिल करा लेते हैं, डिप्लोमा कर लेंगे, पर वो एक इलीगल वे है अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करने का। क्योंकि क्या कंडीशन कह रही है, मास्टर्स लेकर आए हो तो आप अपने सेम वीजा पे मास्टर्स टू मास्टर्स ही चेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर डिप्लोमा करना है या सर्ट 3 करना है उसके लिए है कि आपको नया वीजा डालना पड़ेगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बट रूल्स हैं, उसको फॉलो करके अपने आप को डाउनग्रेड भी कर सकते हो। हाँ जी, क्योंकि यही मिसगाइड जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बचाने के लिए ही ये हमने सारा प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को शेयर की जाए। और आप सबके प्यार और सपोर्ट के साथ ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, अभी 1-1.5 साल हो गया हमको ये प्रोग्राम करते हुए। और रिक्वेस्ट करूँगा जो भी हमारे व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर द प्रोग्राम। जो ये इन्फॉर्मेशन है वो उन स्टूडेंट तक पहुँचाओ जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
हाँ जी। तो अब मैं कुछ कोर्सेज डिस्कस करूंगी जो कि काफी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हाँ हैं, जी। फीस भी उनकी रीजनेबल है, स्टडी भी ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि हाँ जी। डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं। क्योंकि इंडिया से अगर कई बार स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनका बेस इतना नहीं स्ट्रॉन्ग होता है हाँ कुछ जी। स्टूडेंट्स का। तो जैसे डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज कोर्स है स्टॉट्स कॉलेज में और लीड कॉलेज में, वो 2 साल का कोर्स है और इट लीड्स टू पीआर आफ्टर 2 इयर्स। जी। 3 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद आप पीआर डाल सकते हो उस कोर्स में। तो इसका भी जुलाई, सितंबर और जनवरी इनटेक है और 2 इयर्स की फीस ओनली 19,000 है। तो काफी रीजनेबल है। स्टूडेंट्स को नहीं पता है इस कोर्स के बारे में, इधर उधर सुनते हैं। एक वो सुनते हैं डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी मैनेजमेंट, तो देयर इज अ डिफरेंस कम्युनिटी सर्विसेज और कम्युनिटी मैनेजमेंट में कि जो कम्युनिटी सर्विसेज है वो फुली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, ठीक है, और जो कम्युनिटी मैनेजमेंट है वो नहीं है रिकॉग्नाइज्ड। तो स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती, किसी ने बोल दिया चलो कम्युनिटी का कोर्स कर लेते हैं, ये नहीं पता, पूरी रिसर्च नहीं की, किसी से इंफॉर्मेशन नहीं ली, कोई गाइडेंस नहीं ली और एनरोल हो गए, ठीक है। ऐसे ही एक और कोर्स है, अगर हम टेफ में है डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा ऑफ सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये भी एक बेसिक लेवल कोर्स है बट काफी अच्छे फ्यूचर आउटकम्स इसके बहुत अच्छे हैं। पीआर लिस्ट में है ये कोर्स और फीस भी रीजनेबल है, 2 इयर्स की अराउंड 31,000 और इनका भी जुलाई और नेक्स्ट फरवरी इनटेक है। हाँ जी, एक बात मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि पर्थ में स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारे पास ऑप्शंस कम है जॉब, क्योंकि मेलबर्न सिडनी काफ़ी बड़े शहर हैं, उनके छोटे छोटे कॉलेजेस हैं और टेफ के अलावा बहुत सारे छोटे कॉलेजेस हैं जो वहाँ पे जैसे ऑटोमोटिव या वोकेशनल कोर्सेज भी करवाते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, ऑप्शंस यहाँ पे भी काफ़ी हैं, ऑप्शंस कम नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका माइग्रेशन एजेंट कैसा है। अगर तो आप अच्छे माइग्रेशन एजेंट के पास जाते हो, वो आपको जेन्युइन एडवाइस उसके रिलेटेड आपको मिलेगी और आपको कोर्स ऑप्शंस भी मिलेगी। बेसिकली एक बात मैं इंटरप्ट करने के लिए सॉरी एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे कई छोटे माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं, ठीक है, तो किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं इसमें, तो उनके कॉलेजेस जो कॉलेजेस के साथ चाहे टाई अप बोल दो, चाहे वो भी बड़े कॉलेजेस के साथ नहीं होते, ठीक है, और वो अपना बेनिफिट देखने के लिए स्टूडेंट्स को किसी भी कॉलेज में डाल देते हैं, ठीक है। और जैसे लाइक अभी हम लोग ऑजिस ग्रुप में हैं, ठीक है, तो A to Z सारे कॉलेजेस के साथ ऑजिस ग्रुप का टाई अप है। तो इसमें वो कोर्सेज या वो कॉलेजेस हम यहाँ से लाइक ऑजिस ग्रुप हमने भी देखा है, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं जेन्युइन चीज़ स्टूडेंट तक पहुँचे। तो हर कॉलेज के साथ इनका टाई अप है, तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज और वैरायटी ऑफ कॉलेजेस की ऑप्शन स्टूडेंट को मिलती हैं उसमें। हाँ, क्योंकि कई बार हमारे पास ही स्टूडेंट्स आते हैं और हमें बताते हैं कि चलो उन्होंने किसी एजेंट को अप्रोच किया था और एजेंट ने ये ऑप्शन बताया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अस क्या होता है कि वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं जो चीज इलीगल है और हमें पता है कि लास्ट में आउटकम कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वही चीज है कि आप अपने आप को पूरा इन्फॉर्म रखो कि क्या कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि टाइम भी लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और लास्ट में क्या होता है आउटकम भी नहीं मिलता। 485 भी खत्म हो जाता है, ना कुछ पीआर का बनता है ना उनको स्टडी से कुछ बेनिफिट मिला, ठीक है। तो ऐसा ही अब मैं नेक्स्ट कोर्स है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है, क्योंकि उनको लगता है कि आईटी या फिर बैचलर्स लेवल पर ही है या मास्टर्स लेवल पे ही है, पर एक पीआर में कोर्स है जो एनआईटी कॉलेज में है, डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग 1 ईयर का, फॉलोड विद एडवांस डिप्लोमा ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियरिंग। ये भी 2 इयर्स का कोर्स है, पीआर लिस्ट में है और इसका भी सितंबर एंड दिसंबर इनटेक है। फीस भी इसकी रीजनेबल है, 2 इयर्स की अराउंड 27,000। तो ये भी काफी अच्छा कोर्स है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो ईयर 12 करके यहाँ पर आ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको काफी स्टूडेंट्स मैंने देखे कि आईटी में काफी उनको इंटरेस्ट होता है, बट वो थोड़े से डरते हैं कि हम टेक्निकल पार्ट को कैसे डील करेंगे। तो ये काफी बेसिक लेवल कोर्स है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो आईटी में एंटर करना चाहते हैं या फिर टेलीकम्युनिकेशन में एंटर करना चाहते हैं। और हमें पता है कि डब्ल्यूए में टेलीकम्युनिकेशन का काफी ज्यादा स्कोप है, जॉब्स के लिए भी और आगे पीआर के लिए भी। हॉस्पिटैलिटी मैम, एक बात और भी कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि डिग्री करने के बाद भी उनको जो ग्रेजुएट वीज़ा होता है, डिग्री डिप्लोमे का और वोकेशनल कोर्सेज का अलग अलग होता है। और दूसरी बात, एक और बात इसमें जो अभी
रिसेंटली डब्ल्यूए में चेंजेस आए, वो एक्सटेंशन 1 साल का, तो क्या वो डिप्लोमा लेवल कोर्सेज में पॉसिबल है या नहीं है? नहीं, जो 1 साल की एक्सटेंशन मिल रही है वो जिन्होंने बैचलर्स या यहाँ पर मास्टर्स कर रहे हैं उनको मिलेगी, और जिन्होंने अपनी बैचलर्स या मास्टर्स 16 नवंबर 2019 के बाद खत्म किया, उसके बाद 485 लॉन्च किया है, उनके लिए है वो एप्लीकेबल। हाँ जी, ठीक है। तो वो डिप्लोमा या कुकरी किया आपने, ऑटोमोटिव किया, वोकेशनल कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कि आपने वोकेशनल कोर्सेज में नॉर्मली आपको 18 मंथ्स का ही ग्रेजुएट वर्क वीजा मिलता है। जो कुकरी कर लिया आपने 18 महीने का मिल गया आपको, ठीक है। ऑटोमोटिव किया उसके बाद भी 18 मंथ्स का मिला है। अब ये जैसे डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज है, ये 2 साल का कोर्स है, बट इसमें 485 है ही नहीं है ना। आपको 2 इयर्स का 485 मिलेगा ना 18 मंथ्स का। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स कपल कर लेते हैं, इसके बाद सिर्फ आपकी 1.5 ईयर की बैचलर्स रह जाती हैं, तो वो अपनी उसमें एनरोल हो गए और साथ में अपना पीआर प्रोसेस करते रहे। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। बट जो हमारा सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है उसमें है 18 मंथ्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें भी 18 मंथ्स का ग्रेजुएट वीजा है। सेम कुकरी में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आ गया, आपने सर्ट 3-4 किया, डिप्लोमा किया आपने, 2 इयर्स की स्टडी की, आप 18 मंथ्स का अपना ग्रेजुएट वीजा डाल सकते हो। हाँ जी, मैम। और इसके बाद थोड़ा जो टूरिस्ट टू स्टूडेंट वीज़ा है मैम, उसके ऊपर भी थोड़ी हाईलाइट हमको दीजिए प्लीज़। मोस्टली गलतियां क्या होती हैं टूरिस्ट टू स्टूडेंट वीज़ा अगर किसी को आना होता है, अगर यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा उसका ग्रांट हो जाता है, उसमें आगे स्टूडेंट वीज़ा, कई लोग तो ये बोलते भी अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो गया तो अच्छा है, नहीं तो एटी में चले जाओगे, अपील में चले जाओगे। पर उस चीज़ को रोकने से पहले या उस स्टेप में जाने से ही पहले कौन सी चीज़ें हैं जो उन लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी? देखो, टूरिस्ट टू स्टूडेंट वीजा अभी तो कोविड-19 करके थोड़ा सा नई स्टूडेंट्स टूरिस्ट पे आ रहे हैं, बट अभी जितने भी हमने पहले किए थे, ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रैप हो गए थे और ट्रैवल बैन हो गया था, वो स्टूडेंट्स भी उस पर चले गए हैं। वो जो टूरिस्ट थे वो स्टूडेंट वीजा डाल लिया उन्होंने कि अगर यहाँ पर एटलीस्ट अपना टाइम तो यूटिलाइज करें। तो उसमें हमारा काफी अच्छा सक्सेस रेट है टूरिस्ट वीजा में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, हमें आप बता रहे हो आपकी बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या थी, आपने क्या कुछ इंडिया में किया हुआ है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, आप कोई इन्फॉर्मेशन है कि मिस नहीं कर रहे हो, पहले हमें भी पता होना चाहिए सामने वाले की क्या प्रोफाइल है। तो उसमें अगर मैंने +2 के बाद जो स्टूडेंट यहाँ पे आया टूरिस्ट वीजा किया है, और कुछ ऐसे केसेस किए हैं दे आर अबव 35-45 के अराउंड भी हमारे कुछ क्लाइंट्स थे, ठीक है, कि जो अपने एक हमारे पास क्लाइंट था यहाँ पर, शी इज 45 ईयर्स ओल्ड, और वो यहाँ पर उनका बेटा पढ़ रहा था। तो वो यहाँ पर आई थी उससे मिलने के लिए, बट यहाँ पर रहकर उनका मन बन गया कि मेरे को पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए भी इमिग्रेशन ने काफी कुछ मांगा था उनके लिए, क्योंकि पीछे उनका पाकिस्तान में बिजनेस था, काफी कुछ वो छोड़ कर आई थी। तो सब कुछ जस्टिफाई किया हमने स्टेटमेंट में, और उनका वीजा आ गया, और उनके हस्बैंड को भी हमने इंक्लूड किया था जो कि ऑफशोर थे, और उनका भी वीजा आ गया। तो काफी अच्छा, ये इसमें हमारे पास काफी अच्छा आउटपुट मिला है, क्योंकि मेन क्या थी, हमने जीटी डाल दी, उसमें मेंशन कर दिया कि क्यों पढ़ रही है, इतना वेल सेटल्ड वहां पर बिजनेस है, अब पढ़ने की क्या जरूरत है। मेन यही क्वेश्चनिंग होती है उसमें कि आपका क्या मोटिव है। तो हमने एक्सप्लेन किया कि हाँ, जो वहाँ की एजुकेशन और यहाँ की एजुकेशन में काफी फर्क है, वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है, क्योंकि उसका कोई लिंकअप नहीं था कि वो यहाँ पर आके अपने बेटे के साथ रहना चाहती है। मेन हमें इमिग्रेशन ऑफिसर को यही प्रूव करना था, ठीक है। देखो, इस चीज को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज के लिए एक सबमिशन 5 पेजेस का भी बन सकता है। तो अब स्टूडेंट्स को पता होगा कि कौन सा, किसमें तुम ज्यादा वेट डाल रहे हो, ठीक है। इतनी सी बात को ही एक्सप्रेस करना था कि क्या मोटिव था उसका यहाँ पर आकर अब पढ़ने का, ठीक है। तो आपकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कैसे कन्विंस कर रहे हो, ठीक है। सेम अगर अभी एक कुकरी का केस किया था मैंने, वो टूरिस्ट वीजा पर था विद फैमिली, 3 किड्स थे उनके, ही इज अराउंड 35, और इंडिया में कुछ कुकरी के कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्सेज किए हुए थे। तो सेम उनके केस में भी काफी कुछ ऑफिसर ने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी, बट लास्ट में भी पॉजिटिव आउटकम मिला और पूरी फैमिली का वीजा मिल गया उसमें, ठीक है। तो वही है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप सबसे पहले है कि जीटी में कैसे इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप, ठीक है। जीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, ऑफिसर को एक भी लाइन में लग गया कि हाँ, कि इससे इंटेंशन उसकी क्लियर ही नहीं है, उसके बेसिस पे रिफ्यूजल्स दे देते। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। तो अभी जैसे मैम ने बताया, एक 45 ईयर ओल्ड लेडी जो यहाँ पे रह रही थी, अपने जो उनका बेटे के साथ मिलने आई थी, ठीक है, उनका टूरिस्ट टू स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव करवाया, और एक 35 ईयर ओल्ड उनके
पूरी फैमिली का टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव कराया। तो एटलीस्ट मैं अभी इतने कॉन्फिडेंट के साथ तो मैं कह सकता हूँ भी टूरिस्ट टू स्टूडेंट वीज़ा डालने से पहले सिर्फ एक बार आप ऑजीज ग्रुप में आके इनकी एडवाइस आप ले सकते हैं। डेफिनेटली मैं पूरे 100% इस चीज़ का दावा करता हूँ, आप इस चीज़ से निराश नहीं होंगे। तो आपको जो अच्छी और जेन्युइन एडवाइस इसमें मिल सकती है। और कोशिश हमारी ये भी होगी भी वैरायटी ऑफ कोर्सेज स्टूडेंट्स को दिए जाएं, क्योंकि अभी जो सिस्टम सिनारियो चल रहा है अभी 85-90 अकाउंटिंग वाले तो अभी उनकी सिचुएशन मतलब बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि 80 अकाउंटिंग इंजीनियरिंग IT 85-90 8 बैंड प्रोफेशनल ईयर करने के बाद भी उनके पॉइंट्स पूरे नहीं होते क्योंकि जो लोग काइंड ऑफ लाइक इंडिया से 6, 6.5, 7 बैंड लेके आए थे, तो इतनी स्ट्रगल मेहनत मुशक्क़त करने के बाद अभी उन्होंने 8 बैंड अभी लिए, प्रोफेशनल लिए, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अभी फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो डेफिनेटली मैं हर एक जो स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा भी आप अपना बैकअप लेके चलो अपने साथ। अगर आपका प्लान यही है भी हमको ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल होना है, अपना माइंड सेट क्लियर करो और अच्छे माइग्रेशन एजेंट के पास जाके उनकी एडवाइस लो। अपनी पूरी प्रोफाइल को देखते हुए अपनी पहले पूरी प्रोफाइल आप डिस्कस करो कि आपने क्या कुछ पढ़ा है, आगे क्या पढ़ना चाहते हो, आप कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहते हो ये कोर्स करने में, कितने टाइम का कोर्स करना है और आपके साथ डिपेंडेंट्स है ये नहीं है। तो वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि चलो रिफ्यूजल्स मानते हैं कि काफी रिफ्यूजल्स हैं, पर देखो ना ग्रांट भी तो आ ही रहे हैं और उनके जैसे ही क्लाइंट्स होते हैं जिनके ग्रांट आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक पार्ट में हमने अच्छे से कन्विंस कर दिया ऑफिसर को और दूसरे का हम नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो वहां पर भी तो ह्यूमन माइंड्स ही बैठे हैं जो आपकी फाइल को असेस कर रहे हो, आप कैसे उनको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि आपकी इंटेंशन यहाँ पर आके पढ़ने की है। हाँ जी, वैसे टूरिस्ट टू स्टूडेंट वीज़ा मैम जो बहुत ज़्यादा बात देखी गई है, जो इंडिया से या पाकिस्तान से भी लाइक हर एक जगह से केस आते हैं, नेपाल से भी जो GT पहले जब जो चीज़ें वो पहले प्रोवाइड करते हैं इमिग्रेशन को उस टाइम पे जब उनका स्टूडेंट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट होना होता है, उसके बाद जो GT उनके स्टूडेंट वीज़ा के टाइम बनती है, वो दोनों चीज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है उसमें। मैं ये बात डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास काफ़ी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और उनके कजन्स या कोई भी रिलेटिव इंडिया में है या किसी भी कंट्री में है, तो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर ये कह के कि हमने टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है। टूरिस्ट के बाद दे आर देन प्लानिंग कि वो लगाएंगे उनका स्टूडेंट वीज़ा। तो हम उनको एक यही बात बोलते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो टूरिस्ट वीज़ा में, अपने दिमाग में ये रखो कि जब स्टूडेंट वीजा डालोगे वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कई बार स्टूडेंट दिखा देते हैं कि मैं वहां पर जॉब कर रहा था, मैं उस जॉब से 2 महीने की छुट्टी लेकर टूरिस्ट वीजा में आ रहा हूँ, ठीक है। और वही चीज हम स्टूडेंट वीजा में जब डाल रहे हैं हम उसको मेंशन ही नहीं कर रहे हैं, तो वो दोनों फाइल्स क्रॉस चेक कर सकते हैं ऑफिसर्स। तो मेक श्योर कि आप जो भी अपनी इंटेंशन है पहले से क्लियर रखो। ये नहीं यहाँ पर आए हो वहां पर शो कर रहे हो जी मैं तो BA पढ़ रहा था, यहाँ आकर कुछ शो मेंशन ही नहीं किया। टूरिस्ट वीजा की फाइल लगाई उन्होंने, कई बार ऐसा हुआ है टूरिस्ट वीजा की फाइल लगाई है, मेंशन किया था कि हम वहां पर बैचलर्स की डिग्री कर रहे थे, यहाँ आकर चलो कोर्स ले लिया, आपने डिप्लोमा भी ले लिया, कोई बात नहीं, बट मेंशन करो कि आप बैचलर्स कर रहे थे और यहाँ आकर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि क्यों आपका अब एक सडनली ऑल ऑफ सडन माइंड चेंज हो गया कि नहीं मुझे वापस जाकर बैचलर्स नहीं अब यहाँ पर कोई डिप्लोमा करना है या कोई और कोर्स करना है। तो वो इन्फॉर्मेशन में क्लैशेस नहीं होने चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़े के टाइम हमको ये दिखाना पड़ता है अभी हमारे होम कंट्री के साथ टाइज कितनी है, ठीक है। और वही टाइज जब उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है स्टूडेंट वीज़े में, तो वो बंदा ये बोल सकता है भाई इतनी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग टाइज थी जब तेरा स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हुआ, तो सॉरी टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट हुआ, जब दूसरे स्टेप पे आए तो तुम्हारी जॉब है, तुम्हारी ज़मीन, हाउस, घर, मकान जो भी है चीज़ें हैं, वो तुम्हारे बिना 1-2 साल वो चीज़ें कैसे निकाल सकती हैं। तो वो चीज़ जस्टिफाई वो सब कुछ हमें मेंशन, जैसे मैं बता रही हूँ ये हमने जो एक 45 इयर्स का तो उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस था, तो उसमें उनकी कंपनी की डिटेल्स दी थी हमने, पीछे कौन से एम्प्लॉयर्स उनके कौन एम्प्लॉयज है, कौन डील कर रहा है सारी कंपनी की, कौन टेक केयर कर रहा है, वो सब कुछ मेंशन किया था हमने, ठीक है। अगर आप अपनी एग्रीकल्चरल लैंड भी शो कर रहे हो और आप बता रहे हो कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो पीछे उसका भी तो कोई
केयर टेकर होना चाहिए, वो सब कुछ हमें मेंशन करना पड़ेगा। मींस कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि जो आप जस्टिफाई ना करो, और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो हम एक्सप्लेन ना कर पाए, क्योंकि कई बारी जो क्लाइंट्स होते हैं वो इतने मींस मोटिवेटेड होते हैं कि उनको यहाँ के पढ़ना ही पढ़ना है। वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर आपने सोचा है कि मेरे को यहाँ पढ़ना ही है तो कोई ना कोई वे आउट तो होगा ही। हम आपकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हाँ जो भी बैकग्राउंड था नो मैटर, पर हाँ अब इंटेंशन यही है कि आगे स्टूडेंट वीजा लेना है। ओके, नो प्रॉब्लम। Any other information you want to share before we go मैं to the... जैसे यही अभी आप बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉइंट्स ज्यादा है, या फिर जिन्होंने आईटी के डाले थे, क्योंकि आईटी की डब्ल्यूए से काफी सारे टाइटल्स आउट ऑफ लिस्ट चले गए थे, तो उनका जैसे पीआर में कुछ नहीं हो रहा है, बट उनके अगर पार्टनर्स हैं और उनका 485 खत्म हो गया है, तो अभी मैंने वैसे ही काफी जो उनके पार्टनर्स थे, ठीक है, जो डिपेंडेंट पर थे 485 पे, उनके स्टूडेंट वीजास किए हैं, तो उसमें काफी अच्छा सक्सेस रेट है। क्योंकि एक बार आपने 485 डाल लिया, आप दोबारा नहीं डाल सकते हो एज अ मेन एप्लीकेंट, बट इफ यू हैव अ पार्टनर, आप अपने पार्टनर का वीजा डाल सकते हो और उनकी ऐसी कुछ स्टडी लीजिए कि दोबारा आपको 485 मिल जाए, तो उस 485 पे उनको डिपेंडेंट मिल जाता है। अभी मैंने काफी सारे ऐसे केसेस किए हैं, या तो स्टूडेंट्स का पीआर का पाथ चल रहा है, उनका 485 खत्म होने वाला है, अब कुछ ना कुछ टाइम चाहिए उनको, तो अपने पार्टनर की ऐसी स्टडी तो करवा ही रहे हैं, तो ऐसी स्टडी लो ना कि एक बैकअप ऑप्शन भी रहे इन केस की तुम्हारा जो चल रहा था उसमें कुछ भी आउट ऑफ लिस्ट हो गया, तो पार्टनर का अपनी स्टडी कंप्लीट करके, यही जो 2 इयर्स के कोर्सेज हैं, काफी अच्छे कोर्सेज हैं फाइनेंशियल टर्म्स में भी और उसकी स्टडी लेवल के हिसाब से भी, तो उसमें उन्होंने वीजास डाले अपने पार्टनर्स के, तो उनको स्टूडेंट वीजा मिल गया, डिपेंडेंट को भी और मेन एप्लीकेंट को भी, और दोबारा एलिजिबल हो जाएंगे 485 के लिए। और अगर उनका पीआर उनके बेसिस पे हो गया दैट्स गुड, अदरवाइज एक बैकअप ऑप्शन हो जाएगा। हाँ जी, मोस्टली केसेस में ये देखा गया है, क्योंकि अगर स्टूडेंट आता है जो अपने लाइक इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनकी स्ट्रगल थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेटिव वगैरह नहीं होता उनका, और यहाँ पे आके जॉब ढूंढनी है, कोई अच्छा जहाँ रहने के लिए जगह करनी है, और माइग्रेशन एजेंट के पास जाने के लिए जाते जाते उनको 6-8 महीने लग जाते हैं, ठीक है। उसमें पर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक स्टूडेंट को, अगर आपका विज़न क्लियर, आपका माइंडसेट क्लियर है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने के बाद थोड़ा सेटलमेंट करने के बाद, अपना थोड़ा अरेंजमेंट करने के बाद 1-2 महीने के अंदर अंदर किसी अच्छे माइग्रेशन एजेंट को डेफिनेटली आप आके मिलो, क्योंकि जो आगे वाली जर्नी है, क्योंकि इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया आने तक वो जो प्लान था, जो नक्शा था, वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, तो वो जर्नी को कैसे आपको एक मैप बना के देगा, किस हिसाब से कैसा स्टेप करना है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत अच्छा माइग्रेशन एजेंट चाहिए। और कोशिश इसमें ये करो कि एक्सपीरियंस माइग्रेशन एजेंट हो, जिन्होंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हों, क्योंकि कई लोग होते हैं अभी पैसे बचाने के चक्कर में या कुछ ऐसे चक्कर में किसी नए माइग्रेशन एजेंट के पास चले जाते हैं, तो उसमें ऐसा होता है अभी वो नया डॉक्टर है जिसको अभी रिसेंटली डिग्री मिली है, तो उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑजिस ग्रुप, इतनी बड़ी माइग्रेशन टीम है इनकी, एवरीडे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, मेलबर्न, सिडनी, यहाँ से, अगर आप यहाँ पे आके एडवाइस लेते हो, 485 की तो फ्री कंसल्टेशन हमने पिछली बार भी बताया था, अगर आप यहाँ पे आके इनकी एडवाइस लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा एक रोड मैप बना के दे देते हैं ये लोग कि ए पॉइंट से अभी आपने यहाँ पे आपकी जर्नी शुरू हुई है, आपको जाना कहाँ पे है। अगर हर एक के दिमाग में मैम इतनी बात क्लियर हो तो अभी हमारे पास काफी स्टूडेंट्स अभी कई बार आते हैं कि जिन्हें अभी फैब इनटेक में ही आए हैं 2-3 महीने, और अब फिर ये कोविड-19 की सिचुएशन आ गई है, तो स्टडीज में भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि ऑनलाइन हो गई थी स्टडीज, तो स्टूडेंट्स हमें विजिट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहती हूँ कि दे हैव विजिटेड कि एक सही टाइम पर आ गए हैं, ठीक है। चलो माना जो कोर्स में उनको इंटरेस्ट नहीं है, हम उनको दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन सा अब आपका नेक्स्ट पाथवे क्या होगा। अगर आपने मान लो आए हो यहाँ पर, स्टडी भी कंप्लीट कर ली या फिर हुई नहीं, और उसके बाद सोच रहे हो चलो 2-3 साल बाद देखेंगे कौन से एजेंट से मिलना है, टाइम भी गया, पैसा भी गया, और लास्ट में आउटपुट भी कुछ नहीं मिला। तो अभी काफी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो भी फैब इनटेक में आए थे, तो बेचारे परेशान है स्टडी को लेकर, ठीक है, तो हम उनको प्रॉपर गाइड कर पा रहे हैं कि नेक्स्ट ऑप्शंस उनके लिए क्या है, क्योंकि जो +2 करके इंडिया से आ रहे हैं, दे आर जस्ट 18-19 ईयर्स, उनको इतनी समझ नहीं होती, मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं होता, जो किसी ने बोल दिया चल ये वाला कोर्स कर लेते हैं। ऐसा अभी आया है मेरे पास एक क्लाइंट,
तो उसको हमने काफी ऑप्शन दिए। वो कह रहा है कि मेरा कजन ये कह रहा है मैं ये कोर्स कर लूं, मेरा ब्रदर ये कह रहा है, तो उसको इतना हमने समझाया है कि इसमें आउटपुट नहीं होगा तेरे को, ठीक है। और लास्ट में वो कन्विंस हो गया कि हाँ चलो अगर मुझे अपना कोर्स, अपना जो इंटरेस्ट जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो मैं किसी ऐसे उसमें करूँ कि मुझे लास्ट में आउटपुट भी मिले और जो मेरा टाइम है वो भी प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। सो एनीथिंग एल्स और जस्ट गो टू क्वेश्चन आंसर्स। So what is the band requirement if I want to apply for PR Diploma of Community Services? देखो अभी अगर हम करंट सिनेरियो देखें इट इज 7 ईच, क्योंकि आप 190 के लिए WA 190 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। वैसे आई एम नॉट द राइट पर्सन ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, आप माइग्रेशन एजेंट का है। और देखो जब तक आप डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज 2 साल तक खत्म करोगे, पता नहीं उस टाइम पर क्या रिक्वायरमेंट्स चल रही होंगी, ठीक है। तो इसका अभी ये राइट क्वेश्चन नहीं है इस टाइम पर पूछने के लिए, ठीक है। बट अभी इसके पॉइंट्स इतने हाई नहीं है क्योंकि WA लिस्ट में है ये। हाँ जी। और दूसरी बात इसमें लाइक जैसे अभी हमने बात करी, सारी चीज कुल मिला के आती है कंपटीशन पे। जिस जगह पे जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है, उस जगह पे उतनी ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। हाँ जी। उसके बाद वी गॉट क्वेश्चन फ्रॉम विशु सिंह, सर माय वाइफ विजिटर वीज़ा टू स्टूडेंट वीज़ा AAT डिसीजन रेमिट आउट 6 जुलाई को, मेडिकल भी हो गया, अभी वीज़ा का क्या चांस, कब तक ग्रांट हो जाएगा? देखो अगर मेडिकल हो गया है, अगर उनके अंडर है, तो अभी स्पेसिफिक कोई टाइम फ्रेम नहीं चल रहा है डिसीजंस के लिए। बट हाँ अभी हम देख रहे हैं कि जो हमने फैब में मार्च में वीजास लॉन्च किए थे, काफी सारी फाइल्स खुल गई हैं और आउटपुट भी अच्छा आ रहा है। बट हाँ लास्ट ईयर जो फाइल्स डाली थी वो स्टिल पेंडिंग चल रही है, तो इस पे कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है कब ऑफिसर आपकी दोबारा से फाइल खोलेगा। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात, मैं जो भी हमारे व्यूज़ हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई भी एजुकेशन के रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप अभी कमेंट में वो पोस्ट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे लाइव के दौरान ही जो आपके सवाल का जवाब दिया जाए। और बेसिकली ये प्रोग्राम करने का हमारा रीज़न भी यही है, अभी बहुत सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है। बहुत सारे इमिग्रेशन एजेंट तो बस जो इन्फॉर्मेशन ही मतलब स्टूडेंट्स को डराने के लिए शेयर करते हैं। तो हमारा इस प्रोग्राम का मोटिव यह है भी जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाए। और थैंक्स टू द होल टीम ऑफ फॉजिस ग्रुप, बॉमिक भाई, करण भाई जो हमको सपोर्ट करते हैं, और थैंक यू नमन मैम। हाँ जी। दे आर आस्किंग कि फैब इनटेक, देखो अभी जो हम जैसे यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन कर रहे हैं और अगर स्टूडेंट्स ऑफ शोर हैं वो लोग एडमिशन दे रहे हैं बट ऑनलाइन स्टडी मॉड्यूल दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ट्रैवल बैन ओपन होगा, आपके पास स्टूडेंट वीजा, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में आप यहाँ आकर पढ़ नहीं सकते हो, आप वहां से अपनी स्टडी ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही ट्रैवल बैन, ये रिस्ट्रिक्शंस रिलीज होंगी तो दे कैन कम हियर। हाँ जी, थैंक यू मैम। गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम रविंदर गिल अगेन। आई थिंक already done my diploma of community services and do I need to any job letter or experience in same field? हाँ जी, पहले मेरे को पता होना चाहिए कि डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज कहाँ से किया है। अगर आपका फुली एक्रेडिटेड कोर्स है तो उसमें इनको 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और अगर आप 190 डाल रहे हो तो आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए होगा इनको 6 मंथ्स का। हाँ जी, डेफिनेटली इसमें, क्योंकि काफी सारे यहाँ पर कॉलेजेस हैं जिनमें डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज है बट वो PR को लीड नहीं करते हो, कोई आउटपुट नहीं है उसके बाद। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मतलब कई बार स्टूडेंट जैसे 18, 19, 18, 19 साल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लोग नहीं समझते भी आपको पूरा एक करियर प्लान चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए मैं कौन सा कोर्स करूं, आपको ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो भी करंट सिनारियो अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, ठीक है, आपको अगर आपने सपोज करो अकाउंटिंग करी है तो आपको अकाउंटिंग की पढ़ाई भी करनी है, अकाउंट के रिलेटेड, चाहे प्रोफेशनल ईयर हो चाहे आईलेट्स हो। मतलब इनका आईलेट्स करवाने का रीज़न ये है भी आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंट हो, जो क्लाइंट्स के साथ आपको डील करनी है, ठीक है, उसमें आपको कोई भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ना आए। और दूसरी बात, ये सब कुछ करने के बाद आपको अकाउंटिंग की जॉब भी करनी है। और जॉब अगर आप A to Z सारा प्रोसेस फॉलो करते हो
तो आपके लिए पीआर बहुत इजी हो जाता है। हाँ जी, मेन ये अवेयरनेस का ही है, क्योंकि मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, कई बार वो सोचते हैं कि कुकरी का अगर हम कोर्स करेंगे पीआर तो होगी नहीं, ठीक है, उनके दिमाग में ये बात है। क्योंकि क्या है, जो अगर आप कुकरी कर रहे हो, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने कुकरी की है और विद इन 3 to 4 years उनकी भी पीआर हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि पहले तो एक उन्होंने माइग्रेशन एजेंट को पकड़ा हुआ था जो उनको प्रॉपरली गाइड कर रहा था कि सर्ट 3 हुआ अब ये करना है, सर्ट 4 हुआ अब ये करना है, डिप्लोमा के बाद ये करके ये वाला प्रोग्राम होना चाहिए। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, सर्ट 3 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, डिप्लोमा खत्म हो गया, आ गए हैं 4 उसके लिए, अब ग्रेजुएट वीजा के लिए, ठीक है, जो असेसमेंट जो कि वो सर्ट 3 और 4 के बाद ही कर सकते थे। उनको आवर्स नहीं पता थे कि कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट थी कोर्स के ड्यूरिंग। काफी सारी चीजें होती हैं कि आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप कुछ भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज है, माइग्रेशन एजेंट से जरूर मिलिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आप साइड बाय साइड उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हो, कितने कम टाइम में आप ये कोर्स आपको पीआर पे लीड करेगा। तो ये मेन ड्रॉबैक है, स्टूडेंट्स को खत्म कर दी कुकरी का पैकेज या ऑटोमोटिव कर दिया, यही नहीं पता था कि क्या क्या बीच में और क्या करना था, ठीक है, किस टाइम पे असेसमेंट करानी थी, किस टाइम पे नेक्स्ट स्टेप क्या था। हाँ जी, इसमें मैं 2 एग्जांपल देना चाहूँगा। एक तो लाइक कमर्शियल कुकरी की, जब भी आपका सर्ट 3 या सर्ट 4, क्योंकि वो 2 साल का प्रोसेस है, उसमें 3 तरह की स्टडीज़ होती हैं, सर्ट 3, सर्ट 4 एंड डिप्लोमा। जब भी आपका सर्ट 4 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस में वहाँ से शुरू हो जाता है ना शायद। सर्ट 3 और सर्ट 4 कंप्लीट करने के बाद अगर 360 आवर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो असेसमेंट करा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। अगर सर्ट 3 के बाद एज अ कुक असेसमेंट होती है, सर्ट 4 के बाद एज अ शेफ होती है, ठीक है, तो WA लिस्ट में शेफ है, वो असेसमेंट करा सकते हैं। माइग्रेशन एजेंट्स उनको बता देंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितने आवर्स का आपको एक्सपीरियंस शो करना है। और डिप्लोमा क्यों हम साथ में पैकेज करते हैं, एक तो 6 मंथ्स की और स्टडी करके उनको 18 मंथ्स का 485 वीजा मिल जाएगा। तो डिप्लोमा कंप्लीट करते ही जैसे ही उनका वो वर्क वीजा आएगा, उस पर उनका जॉब रेडी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। उसकी भी वो होती है कि इतने आवर्स कंप्लीट हुए तो ये वाला स्टेप है, इतने आवर्स कंप्लीट हुए, तो स्टूडेंट्स को वही चीज ही नहीं पता होती, वही ब्लाइंडली लगे हुए हैं, जो किसी ने बता दिया चलो चलते जाओ। हाँ जी, क्योंकि इसमें लाइक अभी इस चीज़ में ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप सर्ट 4 के बाद अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, और शुरू में तो आपको माइग्रेशन एजेंट को तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो आपका पूरा प्लान हैगा वो आपको रेडी करके मिल जाएगा, आपको किस हिसाब से क्या करना है। उसमें आपके 2 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद, ठीक है, आपको ये भी पता लग जाएगा भी कमर्शियल कुकरी में तो 2 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद आपके पास जॉब भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा, और आप जैसे करियर प्लान बना था तो उसमें सिर्फ आई थिंक 6 बैंड ही चाहिए होते हैं 485 के लिए। तो 2 साल पूरे होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप 485 बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ने 485 डालना होता है। अभी जैसे कोविड-19 में क्या हुआ था, जिन्होंने 485 डालना था, अब ये इंग्लिश टेस्ट भी बंद हो गए थे, कहीं पर डेट्स नहीं मिल रही थी, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम थी कि क्योंकि उनके पास बैंड ही नहीं थे। 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है 485 डालने के लिए, तो काफ़ी बड़ा इशू था अगर ये देखा जाए, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी। वही उन्होंने अपने आप को 6 महीने पहले रेडी रखा होता, अपना टेस्ट देकर 485 ईजिली डाल सकते थे वो। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन की मैम थोड़ी कमी हो जाती है उसमें। हाँ जी, व्हाट अबाउट WA राउंड जुलाई, मैम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं माइग्रेशन अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ हमारी माइग्रेशन टीम जरूर इस पर कुछ ना कुछ अपडेट करेगी अभी। हाँ जी, उसके नेक्स्ट वन, हेलो सर मैम, आई ऑलरेडी फिनिश माय नर्सिंग, नाउ आई एम ऑन TR, इज देयर एनी PR ऑप्शंस इन WA? देखो PR ऑप्शन WA के लिए अगर नर्सिंग की है तो अभी WA लिस्ट में रजिस्टर्ड नर्स आउट ऑफ लिस्ट है, बट हाँ और स्टेट्स के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि कौन सी स्टेट्स के लिए आप एलिजिबल और आके हमारे किसी माइग्रेशन एजेंट से मिले, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे अगर आपने नर्सिंग की हुई है इसमें। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। फॉर नेक्स्ट वन वी गॉट सिमरन सिद्धू, फॉर बैचलर ऑफ IT इज GPA मैटर इन फ्यूचर PR? हाँ, पहले तो मेरे को जानना पड़ेगा कौन सा GPA की बात कर रहे हैं, प्रीवियस स्टडी की या बैचलर ऑफ IT की? हाँ जी, तो लाइक अगर हमारा प्रोग्राम अभी है लाइक और 10-15 मिनट, अगर आप हो सकता है तो थोड़ा अपना क्वेश्चन ब्रीफ में डाल दीजिए। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे लाइव में उसका तो आंसर दिया जाए। तो नेक्स्ट वन वी गॉट जगप्रीत, हेलो व्हाट अबाउट PR पाथवे फॉर सर्टिफिकेट 4 इन ऑटोमोटिव स्टडी एंड what visa I can apply
आफ्टर माई स्टडी 481, 491, 190 और 189। देखो अभी ये टोटली माइग्रेशन का क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, बट हाँ मैं इतना बताऊंगी जो अभी ऑटोमोटिव चल रहा है वो आप 189, 1 और 491 के लिए एलिजिबल हो सकते हो किसी स्टेट के लिए, वो हमें माइग्रेशन एजेंट से चेक करना पड़ेगा। जी, और अगर आपकी कोई माइग्रेशन की क्वेरीज भी हो, हम कोशिश करेंगे भी प्रोग्राम के बाद जो हमारे माइग्रेशन एजेंट है ऑजिस ग्रुप के, वो जो आपकी क्वेरीज है वो उनका आंसर दिया जाए। और मैम सिमरन सिद्धू, आई थिंक उनका क्वेश्चन था ऊपर उनका आया, ये वाला जो बैचलर ऑफ आईटी इन जीपीए, दे टॉकिंग अबाउट बैचलर ऑफ आईटी। ओके, बैचलर ऑफ आईटी असेसमेंट के लिए आपकी जीपीए मैटर नहीं करता है, पहले आपको बैचलर्स ऑफ आईटी को एसीएस से असेस भी करना पड़ेगा, तो उसमें कोई जीपीए का मैटर नहीं करता है। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। And we got one from Joban. Sir, I have 4 years as a baker in New Zealand. Is there any something for better future in Australia for bakers? देखो ये क्वेश्चन अगेन माइग्रेशन के लिए ही है, बट हाँ अगर इसमें आपको स्टडी तो उनको अगर कुकरी में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, डब्ल्यू में कुछ करना है तो 2 years की स्टडी तो यहाँ पर करनी पड़ेगी उनको। Okay, no problem. Then we got from Chetan. Hi, any chance for 491 Canberra matrix for architects? My occupation is open and living Canberra for last 3 months. चेतन, आई रिकमेंड यू कि आप अपनी क्वेरी के लिए किसी माइग्रेशन एजेंट से आकर मिलें, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे इसमें। Okay, so we got, I think, is there any option available in WA 491? हम लोग कोशिश करेंगे प्रोग्राम के बाद जो भी अगर हम माइग्रेशन की क्वेरीज होगी वो डेफिनेटली वो उन सारी क्वेरीज को हम रिप्लाई करेंगे उसके बाद। एंड लास्ट वन फ्रॉम जीना, इज देयर एनी वे फॉर स्पाउस ऑन स्टूडेंट वीजा गेट एनी पीआर पॉइंट? कैन, अगर आपका पार्टनर इंग्लिश टेस्ट कर लेते हैं और अगर वो 6 ईच बैंड ले लेते हैं अपने पीटी में या फिर आइल्स में, तो उनको पॉइंट्स दे सकते हैं, उनके एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलते हैं पार्टनर के। अगर ऑक्यूपेशन उनकी स्किल लिस्ट में है उसको असेस करा के 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वो ऑक्यूपेशन नहीं है, ऐसी कोई स्टडी ही नहीं की हुई है उन्होंने, तो 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं कॉम्पिटेंस इंग्लिश के साथ। और इसमें मैं एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे आरपीएल के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर किसी का स्पाउस लेट्स से लाइक ही कोई मेन एप्लीकेंट स्टूडेंट वीज़ा पे है और उनका पार्टनर किधर रेस्टोरेंट में काम कर रहा है फ्रॉम लास्ट 2-3 years, तो आरपीएल के ऊपर अगर उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है, कौन सा कितना एक्सपीरियंस उनको चाहिए, और दूसरी बात उसी सर्टिफिकेट के ऊपर क्या स्किल असेसमेंट हो सकती है? देखो आरपीएल मिलता है कि आपने कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसके बाद क्या कोर्स रह गया है जो वो तो उनको स्टडी करना पड़ेगा, उसकी असेसमेंट हो सकती है बाद में फिर। ओके, और उनके पॉइंट उनको मिल सकते हैं। हाँ, उसको असेस करा के अगर वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, यही मैंने बोला है कि अगर उनकी ऑक्यूपेशन स्किल लिस्ट में है, जैसे कई बार आते हैं हमारे पास कि दोनों ने इंजीनियरिंग की हुई है इंडिया से और यहाँ पर जो उनका पार्टनर है वो मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप उनके पार्टनर्स के उनको इंजीनियरिंग के 10 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं अगर वो असेसमेंट उनकी पॉजिटिव करवा लेते हैं। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। एंड आई थिंक वी गॉट after degree bachelor degree in IT, can you apply for PR in Queensland? शुभम, आई जस्ट रिकमेंड यू कि आप आकर माइग्रेशन एजेंट से मिलें, वो आपको बताएंगे कि आईटी के लिए आप कौन सी स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, एंड देन वी गॉट क्वेश्चन फ्रॉम लवी, बेस्ट ट्रेड कोर्स इन WA। देखो डिपेंड करता है, पूरी प्रोफाइल मेरे को पता हो, क्योंकि बेस्ट ट्रेड को कुकरी भी कर सकते हो आप, यहाँ पर शेफ WA लिस्ट में है, ठीक है, फिर कम्युनिटी सर्विसेज कर सकते हो, ये सेम जो मैंने 4 कोर्सेज बताए हैं मोस्ट पॉपुलर और डिमांडिंग कोर्सेज हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन एडवांस डिप्लोमा ऑफ सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा कोर्स है। तो डिपेंड है कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या था, कि आप किसके लिए एलिजिबल हो। हाँ जी, इसमें ट्रेड कोर्सेज में लाइक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कई जैसे स्टूडेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक में थोड़ी उनका होता है लाइक इंटरेस्ट होता है, तो आई वुड से लाइक भी डाइवर्सिटी थोड़ी रखो। अगर आपको लगता है भी आपको गाड़ियों का शौक़ है, ड्राइविंग का, तो आप ऑटोमोटिव भी कर सकते हो, कमर्शियल कुकरी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो वही मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा भी आपकी जर्नी शुरू होने से पहले अगर आपको पता हो भी हम कहाँ हैं और हमको यहाँ से कहाँ पे जाना है, तो आपका जो स्ट्रगल होगा वो लाइक स्ट्रगल तो डेफिनेटली हर एक बंदे को करना पड़ेगा,
पर मुझे लगता है थोड़ा इजी हो जाएगा उस हिसाब से। देखो, अगर आप एक अच्छे एजेंट के पास जा रहे हो, ठीक है, आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिल रही है कि ये कुछ करना है, क्योंकि अभी हमारे पास एक लेटेस्ट केस गया है, ठीक है। देखो क्या था कि उसने ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग किया हुआ था एप्लीकेंट ने, बट आगे नर्सिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं उसको था कि मेरे को नर्सिंग करनी ही नहीं है, ठीक है। देखा जाए तो हम बैकग्राउंड में ऑफिसर को जब वीजा डालेंगे क्या जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि उसने क्या किया, नर्सिंग छोड़कर कुकरी ले ली। नर्सिंग क्यों, ये आगे कुकरी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट वो करना चाहता था, ठीक है। चलो, उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉसिबल नहीं है। हमने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्योंकि वो 1 साल से किसी रेस्टोरेंट में कुछ ऐसी जॉब कर रहा था और नहीं भी कर रहा था, क्योंकि उसको इनेट इंटरेस्ट था कि मेरे को कुकरी में करना है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट बनाई जिसमें हमने जस्टिफाई किया कि हाँ, नो डाउट कि उसने नर्सिंग की है, ठीक है, उसमें वो प्रोफेशन में भी वो इंटरेस्टेड है, बट उसको अभी एज अ पर्सनल इंटरेस्ट अपना है कि उसको कुकरी करनी है, तो उसका वीजा भी आ गया। तो वो भी एक पॉजिटिव, बहुत देखा जाए तो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये होता है, हम कई बार कह देते हैं कि आपका बैकग्राउंड मैच नहीं करता, वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। अगर आप इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ, पहले मैंने ये की थी, अब मुझे ये करना है, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया में कोई लिमिटेशन नहीं है आपने कौन सा कोर्स करना है, किस एज में करना है, ठीक है। मेन है कि आप कैसे ऑफिसर को अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो, कैसे उनको कन्विंस कर रहे हो। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। We got a few more questions from Gina, I think. I have done my MPA, but before I have done 1 year of MBA. Do you think benefits? What benefits can I get? Finish my MBA. Will it get any extra points for double masters? There won't be any extra points for double masters. Okay. आपने चाहे, स्टूडेंट्स कई बार क्या होते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि मैंने मास्टर्स कर ली है, अब मैं सोच रहा हूँ पीएचडी कर लूँ, तो हमें क्या पीएचडी के पॉइंट मिलेंगे? पॉइंट सिर्फ मास्टर्स के ही मिलेंगे। सेम अगर आपने बैचलर्स की है और अब आप मास्टर्स करने की सोच रहे हो, तो पॉइंट्स आपको 1 डिग्री के ही मिलेंगे, ठीक है। अगर देखो, कई बार क्लाइंट्स थे कि हाँ, अगर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग थी। अभी एक क्लाइंट मिली थी मेरे को, यहाँ पर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ रही है और किसी ने बोला है कि बैचलर्स भी असेस हो जाएगी, चलो हो जाएगी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग असेस, ठीक है। उसके दिमाग में क्या डाला गया था कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के भी अलग पॉइंट्स ले सकती है, मास्टर्स कंप्लीट करके उसके भी ले सकती है, जो कि टोटली रॉन्ग है। पॉइंट्स आपको 1 के ही मिलेंगे, या मास्टर्स के मिलेंगे या फिर बैचलर्स के मिलेंगे, चाहे आपकी दोनों ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। तो then we got from Shubham, how much do you charge for migration appointment? इसका अब चार्जेस फॉर माइग्रेशन अपॉइंटमेंट के $110 चार्जेस हैं, बट अगर आप सेम डे रजिस्टर हो जाते हो कि आपने हमारे साथ सर्विसेज लेनी है, तो आप जो भी आगे सर्विसेज लोगे वो उसमें डिडक्ट हो जाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। Can we get we got Raman Baraj, can we get blood relation points while applying for state sponsorship? हाँ जी, वो 491 की एक स्ट्रीम है जिसमें ये रिलेटिव स्पॉन्सर है, तो उसके लिए आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, पर देखना पड़ेगा कि आपकी ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में आती है या नहीं आती है। Okay, then any questions from there? I've got a question from Navik, Diploma of Community Service in Tasmania. He's asking for that. So we need to check whether Diploma of Community Services is on the Tasmania list or not, because I'm not quite sure about it. Okay. Rajan is asking about automotive course. Lead to PR or not? ऑटोमोटिव कोर्स लीड्स टू PR, ठीक है। आप 189 के लिए एलिजिबल हो सकते हो अगर आप W में पढ़ रहे हो। अगर आप किसी और स्टेट में जहाँ पर ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस लिस्ट में है, तो उनके लिए 190 के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टडी करना चाहते हो। अगर W में तो 189 का ऑप्शन है। Man is asking, I have masters in civil, can I still do an advanced diploma? Can you please answer me in English? Can you repeat the question? What's the name of the person? Man, I have masters in civil, and can I still do an advanced diploma course? Yeah, he can do advanced diploma if he's looking to further do this diploma and advanced diploma of civil and structural engineering. He can do that, but I need to know what is his current visa status. If he is on 485, yeah, he can study that course. And if he has been doing some masters or some other course, then we need to relodge his visa. So it depends on what is his current visa status. Okay. Abu is asking, what is about
the chef course, is that still available in WAPR list? शेफ In PR? लाइक दे आर आस्किंग कि कमर्शियल कुकरी WA लिस्ट में है अभी शेफ. Just called. I just want to confirm I got 2-time refusal on student visa. Now I put judicial review. Is any chance to win? देखो वही मैं इसमें आपको यही कहूंगी कि ठीक है, स्टूडेंट वीजा का रिफ्यूजल्स के देखो रीजंस पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है. उसके बाद जो आप अपना एजेंट कर रहे हो, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट वीजाज जब रिफ्यूज होते हैं तो कई बार हमारे एजेंट्स कहते हैं कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, वी विल टेक गारंटी कि आप AAT आपके फेवर में जाएगी, ठीक है. पहले तो रीजन पता होना चाहिए वीजा रिफ्यूज क्यों हुआ था, ठीक है. कई बारी क्या दिया था कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स गलत दिए हुए थे क्लाइंट ने, ठीक है. तो जब उन्होंने AAT डाली, जाकर वहां पर एक्सप्लेन किया कि क्या गड़बड़ हुई थी, किसने की थी, कैसे हुई थी, अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो तो सब, क्योंकि आपका ये अगर केस AAT तक चला गया है तो काफी सारे फैक्टर्स हैं, बट वही है अगर आप वहां प्रूव कर सकते हो कि आप कोई आपकी ये जो भी था दैट वाज अ इनोसेंट मिस्टेक, तो AAT फेवर में हो सकती है. Okay, then we got one from Amritpal. I'm doing certificate 3 in commercial cookery and I'm on bridging visa and apply for MRT. Can I do volunteer job in restaurant to gain experience but I have no work rights? हाँ जी अमृतपाल सिंह, आपके पास अगर वर्क राइट्स नहीं है, अगर आप वॉलंटियर जॉब कर रहे हो तो वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी. यू कैन डू एज अ हेल्प एज अ वॉलंटियर वर्क, बट इट वॉन्ट हेल्प यू, कि वो उनको कोई हेल्प नहीं करेगी एक्सपीरियंस शो करने में या असेसमेंट कराने के लिए. हाँ जी, नो प्रॉब्लम. अगर जैसे अभी MRT में भी आपका केस गया तो आई वुड से लाइक मैम जब प्रीतिपुरी की, जब भौमिक भाई, इनके साथ एक बार जरूर आप अपना केस आके डिस्कस करो, क्योंकि आपके फ्यूचर जो पाथवेज क्या हो सकते हैं और आप क्या क्या चीजें क्या क्या MRT पर भी आपके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या स्टडी कर सकते हो, क्या आपके लिए बेनिफिट होगा आगे AAT विन करने में. हाँ जी, क्योंकि जैसे अभी आपके पास वर्क राइट नहीं है तो कई बार उसमें आपके जो सर्कमस्टांसिस को दिखा के उसमें आपकी अपील चल सकती है, लाइक वो उनको ज़्यादा बेटर पता है उस चीज़ के बारे में. बट आई वुड से एक बार ज़रूर आप ऑजिस ग्रुप की लाइक इतनी एक्सपीरियंस टीम है इनके पास, ज़रूर आप आके मिलो. तो एनी क्वेश्चंस थे? Reed Barar, can we do JRP with cookery study? जॉब रेडी प्रोग्राम कुकरी, जब आप सर्ट 3, 4 और डिप्लोमा करके 485 वीज़ा डालते हो जो आपका ग्रेजुएट वीज़ा होता है, आप जॉब रेडी प्रोग्राम उसी पर स्टार्ट कर सकते हो. ड्यूरिंग कोर्स नहीं हो सकता जॉब रेडी प्रोग्राम जब तक आपकी असेसमेंट नहीं होगी. Okay. We got one more, last one, I think from Vanita Vikas. What is the scope of Masters of Management Information System? ओके वनीता, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो लास्ट लिस्ट आई थी उससे ये कोर्स WA लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारी जो IT के जॉब टाइटल्स थे वो आउट ऑफ लिस्ट हो गए हैं. बट हाँ, आपके पास 189 का ऑप्शन है, आप 189 डाल सकते हो और माइग्रेशन एजेंट से मिल सकते हो कि अगर आपको किसी और स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो. हाँ जी. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का इमिग्रेशन लाइव प्रोग्राम. अगर आपकी कोई भी इमिग्रेशन और एजुकेशन की क्वारीज हैं तो आप एजुकेशन ऑजिस ग्रुप पर्थ के ऑफिस में आके मिल सकते हो और आपको पंजाबी कैंगरू की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा. वो वर्कआउट कर लेंगे जब आप यहाँ पे आओगे. और दूसरी बात, जो हम लोग आज से नहीं, शुरू से हम लोग यही कोशिश करते हैं भी स्टूडेंट को जेन्युइन एडवाइस दी जाए. और आपका जो करियर प्लान होता है, अगर हर एक बंदे के दिमाग में इतना मैप जो होता है भी हमको कहाँ से हमने शुरू किया और हमको कहाँ पे जाना है, तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है. तो आपने इतना सारा प्यार दिया, सपोर्ट दी. हमारा इमिग्रेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा, लाइक पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आपका. हम लोग कोशिश करेंगे नॉट दिस वीक, हम लोग उसके अगले वीक दोबारा फिर वापस आएंगे, दोबारा सेम टाइम सेम प्लेस. Thank you very much for the support. Thank you. Thank you everyone.